आज की बूंदी की भव्यता के पीछे सदियों पुरानी एक ऐसी दुनिया दबी है जो पत्थरों और धूल के नीचे सांस लेती है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों का यह विस्तार जो आज शांत दिखता है, कभी एक दुर्गम और अभेद्य किला हुआ करता था। घने जंगल जहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थीं, और पहाड़ियों के बीच छिपे पानी के प्राकृतिक स्रोत, यही वह जमीन थी जिसे लोग अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते थे। हवाओं में तब आज जैसी शांति नहीं, बल्कि एक अनकही हलचल थी। हर चट्टान के पीछे एक रास्ता था और हर ऊंचे शिखर पर एक सतर्क नजर। यह अरावली की वही धरती है जिसने आने वाले समय के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष को अपने भीतर समेटा था। यहाँ की मिट्टी में दबी है उन रातों की गूंज जब जंगल की खामोशी को चीरकर पहली बार किसी अनजान खतरे की आहट सुनाई दी थी। यह केवल पहाड़ियों का समूह नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहचान थी जो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हमें इन जंगलों के उस सन्नाटे को समझना होगा। उस सन्नाटे को तोड़ने वाला एक ही नाम था, बुंदा मीणा। वह इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच से गुजरता तो जंगल की हर आहट उसके कदमों की ताल से मेल खाती। बूंदा का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से कदम बढ़ाता, चट्टानों की ओट में छिपकर शिकार के रास्तों को परखता और पानी के उन स्रोतों की जांच करता जो उसकी बस्तियों की जीवन रेखा थे। जब भी कोई बाहरी आहट सुनाई देती, वह तुरंत एक ऊंचे टीले पर जाकर खड़ा हो जाता, अपनी नजरें क्षितिज पर टिका देता। वह केवल एक शिकारी नहीं था, बल्कि उन बिखरी हुई बस्तियों की ढाल था जो इन जंगलों में बसी थीं। बूंदा का हर एक कदम सधा हुआ था और उसकी सतर्कता ही वह दीवार थी जिसे कोई भी अनजान घुसपैठिया पार नहीं कर सकता था। वह पहाड़ियों के हर दर्रे को अपनी हथेलियों की लकीरों की तरह पहचानता था। वह हर सुबह अपनी तलवार को कसता। पहाड़ियों की ढलानों पर बसी छोटी छोटी बस्तियां तब तक एक दूसरे से अनजान थीं, जब तक बुंदा ने उन्हें एक सूत्र में पिरोने का बीड़ा नहीं उठाया। वह एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक दौड़ता, लोगों को एक साथ आने का संदेश देता। उसने बस्तियों के बीच के दुर्गम रास्तों को साफ करवाया ताकि खतरे के समय एक बस्ती दूसरे की मदद के लिए तुरंत पहुंच सके। बुंदा ने हर बस्ती के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें पहाड़ियों के गुप्त रास्तों और जल स्रोतों की रक्षा का प्रशिक्षण दिया। उसने एक ऐसी चेतावनी प्रणाली विकसित की जहां एक बस्ती से जलती हुई मशाल का संकेत दूसरी बस्ती तक पहुंचते ही पूरी घाटी सतर्क हो जाती थी। अब लोग अलग अलग नहीं, बल्कि एक मजबूत समुदाय के रूप में खड़े थे। जब बुंदा अपनी टोली के साथ किसी बस्ती में पहुंचता तो वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। सुरक्षा का यह नया जाल केवल पत्थरों और तलवारों से नहीं, बल्कि लोगों के आपसी भरोसे से बुना गया था। अब किसी भी बस्ती पर संकट आता तो वह अकेला नहीं होता था। बूंदा के इस प्रयास ने उन बिखरे हुए परिवारों को एक ऐसी ढाल में बदल दिया जिसे भेदना अब किसी के लिए भी आसान नहीं था। पहाड़ियों के बीच का वह इलाका अब बदल चुका था। लोग जब भी एक बस्ती से दूसरी बस्ती की ओर जाते तो वे जानते थे कि वे सुरक्षित हैं। बुंदा के नेतृत्व में बनी यह एकता अब एक पहचान बन चुकी थी। लोग आपस में बात करते हुए उस क्षेत्र को बुंदा की धरती कहने लगे थे। यह नाम केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं था, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक था जो बुंदा ने हर व्यक्ति के मन में जगाया था। जब भी कोई राहगीर इन रास्तों से गुजरता तो उसे बुंदा के योद्धाओं की चौकसी का एहसास होता। लोग गर्व के साथ कहते कि यह जमीन बुंदा की है। बुंदा जब किसी बस्ती के बीच से गुजरता तो लोग अपना काम छोड़कर उसे सम्मान से देखते। बुजुर्ग उसे अपना रक्षक मानते, युवा उसके साहस की कहानियां एक दूसरे को सुनाते। धीरे धीरे यह नाम दूर दराज के इलाकों तक फैल गया। अरावली की इन घाटियों में बुंदा का नाम गूंजने लगा था। लोग अपनी जमीन को बुंदा की धरती कहकर पुकारते तो उनकी आवाज में एक अलग ही गर्व होता था। यह नाम उसके प्रति लोगों के गहरे सम्मान का प्रमाण था। अब यह इलाका केवल एक जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसे नायक की विरासत बन चुका था जिसने अपनी मेहनत से इस मिट्टी को एक नई पहचान दी थी। अरावली की इन पहाड़ियों से मीलों दूर इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। रावदेवा हाड़ा नाम का एक राजपूत योद्धा अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था।
उसके पास एक अनुशासित सेना थी जो लगातार अपने कदमों से नई जमीनें नाप रही थी। राव देवा ने अपने आसपास के छोटे राज्यों को अपनी अधीनता में लेना शुरू कर दिया था। उसके शिविरों में घोड़ों की हिनहिनाहट और हथियारों की धार तेज करने की आवाजें दिन रात गूंजती रहती थीं। उसने अपने घुड़सवारों को चारों दिशाओं में भेजा ताकि वे दूर दराज के इलाकों की भौगोलिक जानकारी इकट्ठा कर सकें। राव देवा की बढ़ती सैन्य ताकत अब केवल एक चर्चा नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन चुकी थी। वह अपनी सेना के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास और उसकी सेना का मनोबल बढ़ता जा रहा था। उसने अपने मानचित्रों पर उन क्षेत्रों को चिह्नित करना शुरू किया जो अभी तक किसी के अधीन नहीं थे। उसकी नजरें अब उन दुर्गम पहाड़ियों पर टिकी थीं जिनके बारे में उसने सुन रखा था। राव देवा की यह विस्तारवादी नीति अब अरावली की शांत घाटियों की ओर मुड़ने लगी थी। उसकी सेना की पदचाप अब उन रास्तों पर सुनाई देने वाली थी जहां अब तक केवल बुंदा के योद्धाओं का पहरा था। एक नई शक्ति का उदय हो चुका था जो आने वाले समय में इस पूरी धरती की नियति बदलने वाली थी। राव देवा हाड़ा ने अरावली की उन पहाड़ियों के मानचित्र को मेज पर फैलाया। उसकी उंगलियां उन घुमावदार रास्तों पर रेंगती रहीं जो बूंदी की ओर जाते थे। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और उन ऊंचे शिखरों को देखा जो एक अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे। राव देवा ने महसूस किया कि यह क्षेत्र केवल पहाड़ नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक विशाल किला है। उसने गौर किया कि कैसे ऊंची चोटियां चारों ओर से इस घाटी को सुरक्षित घेरे हुए हैं। यदि इस स्थान पर कब्जा हो जाए तो इसे जीतना लगभग असंभव होगा। राव देवा के मन में अब एक स्पष्ट रणनीति आकार लेने लगी थी। उसने देखा कि कैसे इन पहाड़ियों की दरारें और संकरे रास्ते जाल साबित हो सकते हैं। उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर उन ऊंचाइयों की ओर इशारा किया और अपनी योजना समझाई। उसका इरादा अब पक्का हो चुका था। वह इस प्राकृतिक किले की हर मजबूती को अपनी ताकत बनाना चाहता था। राव देवा ने उन पहाड़ियों को अपनी सत्ता के विस्तार का केंद्र माना। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बूंदी की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी सेना को आगे बढ़ने का संकेत दिया। अंधेरा गहराते ही राव देवा के चुने हुए दूतों ने अरावली की तलहटी में कदम रखा। वे किसी सेना की तरह नहीं बल्कि छाया की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस कागज के टुकड़े और कोयले की कलम थी। उन्होंने उन संकरे रास्तों को मापा जहां से होकर बुंदा मीणा के पहरेदार गुजरते थे। एक दूत ने चट्टान के पीछे छिपकर पानी के मुख्य स्रोत की ओर इशारा किया जहां बुंदा के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। उन्होंने उन गुफाओं को गिना जो रसद छिपाने के काम आ सकती थीं। जब भी कहीं से किसी के चलने की आहट आती, वे तुरंत पत्थर के पीछे दब जाते और अपनी सांसें रोक लेते। बुंदा मीणा के योद्धाओं की मशालें दूर पहाड़ियों पर टिमटिमा रही थीं, लेकिन ये दूत उन रोशनी के घेरों से दूर अंधेरे रास्तों को अपनी याददाश्त में उतार रहे थे। उन्होंने हर उस दरार की पहचान कर ली जो कल तक बुंदा की सुरक्षा थी और आज राव देवा के लिए प्रवेश द्वार बन चुकी थी। दूतों ने अपनी आंखों से उन ढलानों का जायजा लिया जहां से हमला करना सबसे आसान था। रात के सन्नाटे में उनकी खामोश हरकतें आने वाले तूफान की आहट थीं। काम पूरा होते ही वे वापस राव देवा के शिविर की ओर निकल पड़े। अपने पीछे एक ऐसा नक्शा छोड़ गए जो बुंदा मीणा की जमीन की सुरक्षा को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। राव देवा के शिविर में बिगुल की गूंज सुनाई दी। देखते ही देखते शांत मैदानों में हलचल मच गई। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी और धूल के गुबार आसमान को छूने लगे। हजारों की संख्या में सैनिक एक साथ आगे बढ़े। उनके कदमों की ताल अरावली की घाटियों में गूंज रही थी। राव देवा सबसे आगे था। उसकी नजरें दूर पहाड़ियों के उन शिखरों पर टिकी थीं। सेना के भारी हथियारों के पहिए पथरीले रास्तों पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, बस अनुशासन की एक ठंडी लहर पूरे काफिले में दौड़ रही थी। जैसे जैसे वे बूंदी की सीमाओं के करीब पहुंचे, पहाड़ियों के पक्षी डरकर आसमान में ऊं गए। जंगल की खामोशी अब भारी पड़ने लगी थी। रावदेवा ने अपना हाथ उठाया और पूरी सेना रुक गई। सामने वही पहाड़ थे जिन्हें उसने नक्शों पर पढ़ा था। अब वे केवल पत्थर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान थे। सैनिकों ने अपनी कतारें व्यवस्थित की, भाले और तलवारें
सूरज की रोशनी में चमकने लगी। बूंदी की ओर बढ़ता यह सैलाब अब रुकने वाला नहीं था। अरावली की हवाओं ने इस भारी हलचल को भांप लिया था। रावदेवा की सेना अब पहाड़ियों के मुहाने पर खड़ी थी और बूंदी के भाग्य का फैसला बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। पहाड़ों की हवा का रुख बदल गया था। बूंदा मीणा ने अपनी गुफा के मुहाने पर खड़े होकर दूर घाटी में उड़ते धूल के गुबार को देखा। पक्षियों की असामान्य चुप्पी ने उसे सचेत कर दिया। उसने तुरंत अपनी सींग की तुरही फूंकी, जिसकी गूंज घाटियों में गूंज उठी। कुछ ही पलों में उसके योद्धा अलग अलग दिशाओं से दौड़ते हुए मुख्य केंद्र पर एकत्र हो गए। बूंदा ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और पहाड़ियों के उन रास्तों की ओर इशारा किया जहां से दुश्मन के आने की आहट थी। योद्धाओं ने तुरंत अपने स्थान संभाले। कोई शोर नहीं था, केवल पत्थरों को सही जगह पर सेट करने की खनक सुनाई दे रही थी। उन्होंने ऊंचे टीलों पर मोर्चाबंदी शुरू की। बूंदा ने खुद हर एक चौकी का मुआयना किया जहां उसके लोग अपनी जमीन की रक्षा के लिए तैनात थे। उसने अपने साथियों को संकेत दिया कि वे छिपकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखें। मिट्टी की रक्षा का संकल्प हर योद्धा की आंखों में साफ था। उन्होंने अपने तरकश भरे और ढालों को मजबूत किया। बूंदा मीणा ने चट्टानों के बीच से नीचे की ओर देखा, जहां अब रावदेवा की सेना का साया साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने योद्धाओं को अंतिम निर्देश दिए। सूरज ढल चुका था और अरावली की पहाड़ियों ने एक गहरी काली चादर ओढ़ ली थी। बूंदी की घाटियों में अब केवल सन्नाटा था, लेकिन यह शांति किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। एक तरफ रावदेवा की सेना के शिविर थे, जहां मशालों की लौ हवा में थरथरा रही थी। दूसरी तरफ बूंदा मीणा के योद्धा चट्टानों के पीछे अपनी सांसें थामे बैठे थे। रात इतनी गहरी थी कि एक दूसरे की आहट भी गूंज रही थी। रावदेवा अपने खेमे में बैठा नक्शों को देख रहा था। उसकी उंगलियां उन रास्तों पर घूम रही थीं जिन्हें उसे कल सुबह पार करना था। बाहर पहरेदार अपने भालों को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी नजरें अंधेरे में छिपे उन रास्तों पर टिकी थीं। बूंदा मीणा एक ऊंची शिला के ऊपर बैठा था। उसकी आंखें नीचे की मशालों को देख रही थीं। उसने अपने हाथ से संकेत किया तो उसके योद्धाओं ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। हवा में ठंडी नमी थी जो पत्थरों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। न कोई पक्षी चहक रहा था, न ही जंगल में कोई जानवर हलचल कर रहा था। पूरी घाटी एक ऐसे बिंदु पर थी जहां बस एक चिंगारी की जरूरत थी। रावदेवा ने अपना भारी कवच पहना और बाहर निकल आया। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। धातु की वह हल्की सी खनक पूरी रात की खामोशी को चीर गई। बूंदा मीणा ने भी अपनी तलवार जमीन में गड़ाई और उठ खड़ा हुआ। अचानक हवा में एक तीखी सनसनाहट गूंजी। रावदेवा की सेना के आगे बढ़ते ही बूंदा मीणा के योद्धाओं ने चट्टानों के पीछे से तीरों की वर्षा कर दी। पहला तीर एक मशाल को बुझाते हुए सीधे जमीन में धंस गया। इसके तुरंत बाद सैकड़ों तीरों ने रात के अंधेरे को चीर दिया। राजपूत सैनिकों की चीखें और तीरों के टकराने की आवाजें घाटियों में गूंजने लगीं। रावदेवा ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बूंदा मीणा चट्टान से नीचे कूदा और सीधे दुश्मन की अग्रिम पंक्ति पर टूट पड़ा। धातु से धातु टकराने की तेज आवाजें अब जंगल के सन्नाटे को पूरी तरह खत्म कर चुकी थीं। तलवारों की खनक और योद्धाओं की दहाड़ से पूरी घाटी थर्रा उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राजपूत सेना ने अपनी ढालें ऊपर कीं, लेकिन मीणा योद्धाओं ने पहाड़ियों के हर मोड़ से हमला जारी रखा। बूंदा मीणा ने एक सैनिक के वार को अपनी ढाल पर रोका और पलटकर प्रहार किया। चारों ओर मशालें गिरकर बुझ रही थीं, जिससे दृश्य और भी धुंधला और भयावह हो गया। यह अब केवल एक झड़प नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। तीर अभी भी हवा में सनसना रहे थे और हर पल के साथ संघर्ष और भीषण होता जा रहा था। बूंदा मीणा के योद्धाओं ने अपनी जमीन को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पहाड़ों की हर चट्टान अब एक ढाल बन चुकी थी। बूंदा मीणा के योद्धा एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर बिजली की गति से कूद रहे थे। वे राजपूत सेना के सामने नहीं, बल्कि उनके पीछे और किनारों से अचानक प्रकट होते। एक मीणा योद्धा एक बड़ी शिला के पीछे से निकला, एक वार किया और फिर से अंधेरे में ओझल हो गया। राजपूत सैनिक चारों ओर तलवारें घुमा रहे थे, लेकिन उन्हें वार करने के लिए कोई ठोस लक्ष्य नहीं मिल रहा था। पहाड़ियों की ढलानों से
पत्थर लुढ़काए जा रहे थे, जो नीचे आते ही राजपूतों की कतारों को तितर बितर कर देते। बुंदा मीणा ने एक ऊंची चोटी से संकेत दिया और उसके साथी योद्धाओं ने एक साथ चिल्लाकर दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। हर मोड़ पर एक नया जाल बिछा था। राजपूत सेना के लिए यह इलाका एक भूल भुलैया बन गया था। वे आगे बढ़ते तो ऊपर से तीरों की बौछार होती, वे रुकते तो झाड़ियों के पीछे से भाले निकल आते। मीणा योद्धाओं ने अपनी जमीन की रग रग को पहचान लिया था। वे चट्टानों की दरारों में छिपकर वार करते और फिर गायब हो जाते। रावदेवा के सैनिक अब भ्रमित होकर इधर उधर भाग रहे थे। उनकी संगठित पंक्तियां टूट चुकी थीं। हर पत्थर के पीछे से मौत का खतरा मंडरा रहा था। बुंदा मीणा ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और एक चट्टान के ऊपर से छलांग लगाकर दुश्मन के घेरे को तोड़ दिया। यह छापामार युद्ध अब अपने चरम पर था। रावदेवा हाड़ा ने अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत दिया और एक नई व्यूह रचना तैयार की। राजपूत सैनिक अब बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि ढालों को जोड़कर एक अभेद्य दीवार बना चुके थे। उन्होंने मशालों को एक साथ जलाया, जिससे पूरा इलाका दूधिया रोशनी में नहा गया और मीणा योद्धाओं की छिपने की जगहें खत्म हो गईं। अब कोई छापामार हमला काम नहीं आ रहा था। राजपूतों के भाले एक साथ आगे बढ़े, जिससे मीणा योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बुंदा मीणा ने देखा कि उसके साथी एक एक करके गिर रहे हैं। राजपूत सेना की संगठित टुकड़ियां अब पहाड़ियों के संकरे रास्तों पर कब्जा कर चुकी थीं। मीणा योद्धाओं की फुर्ती अब भारी हथियारों और ढालों की दीवार के सामने बेअसर साबित हो रही थी। बुंदा मीणा ने एक चट्टान के पीछे से अपने साथियों को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन राजपूतों के तीर अब सीधे निशाने पर लग रहे थे। बुंदा मीणा के चारों ओर अब दुश्मन ही दुश्मन थे। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। बुंदा मीणा ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। बुंदा मीणा ने अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद एक संकरी दरार के मुहाने पर खड़ा हो गया। उसके सामने राजपूत सैनिकों की पूरी कतार थी। जैसे ही पहला सैनिक आगे बढ़ा, बुंदा की तलवार बिजली की गति से घूमी। एक जोरदार प्रहार से दुश्मन की ढाल दो टुकड़ों में बंट गई। बुंदा ने एक झटके में अपना रुख बदला और दूसरे सैनिक के भाले को अपनी तलवार से मोड़ दिया। वह अब एक चक्रवात की तरह घूम रहा था। उसके हर वार में जमीन की रक्षा का संकल्प था। एक के बाद एक दर्जनों सैनिक उस पर टूट पड़े, लेकिन बुंदा की तलवार किसी दीवार की तरह हर हमले को विफल कर रही थी। उसने एक सैनिक को धक्का देकर पीछे धकेला और दूसरे के वार को अपने कंधे के पास से गुजरने दिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत एक ही वार में झोंक दी, जिससे सामने खड़े 3 सैनिकों का घेरा टूट गया। वह अब अकेला था, लेकिन उसकी तलवार की खनक पहाड़ियों में गूंज रही थी। राजपूत सेना के बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने आने से हिचकिचाने लगे। बुंदा की आंखों में केवल अपनी मिट्टी को बचाने की आग थी। धमाके की गूंज के साथ किले की मुख्य दीवार का एक बड़ा हिस्सा भर-भराकर नीचे गिर पड़ा। धूल और पत्थरों का गुबार आसमान में छा गया। राजपूत सेना ने इस दरार का फायदा उठाते हुए भीतर प्रवेश किया। बुंदा मीणा ने मलबे के ढेर पर खड़े होकर अपने बचे हुए साथियों को इशारा किया। वे सब अब एक छोटे से घेरे में सिमट चुके थे। राजपूतों के भारी हथियारों की चोट से पत्थर टूट रहे थे और हर तरफ से तलवारों की खनक बदती जा रही थी। बुंदा ने अपने पास खड़े अंतिम योद्धा की ओर देखा, जिसकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने एक दूसरे की ओर सिर झुकाया और फिर से दुश्मन की ओर मूछ गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बुंदा ने अपनी तलवार को मलबे पर रगह कर तेज किया और एक जोरदार दहाड़ के साथ सामने बढ़े। राजपूत सैनिकों की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। भाले और तलवारें एक साथ टकराईं। बुंदा ने एक सैनिक का वार अपने कंधे पर झेला और पलटकर अपनी तलवार उसके सीने में उतार दी। मलबे के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगीं। हर एक प्रहार के साथ बुंदा के साथियों की संख्या कम होती गई। वे अब केवल अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे थे। दुश्मन की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुंदा की तलवार की गति धीमी नहीं हुई। उन्होंने एक अंतिम घेरा बनाया, अपनी पीठ एक दूसरे से सटा ली और मौत को सामने देखकर भी अपनी जगह से इंच भर पीछे नहीं हटे। धूल के गुबार के बीच बुंदा मीणा का शरीर अब थक चुका था। उसके चारों ओर
राजपूत सैनिकों का घेरा और अधिक कस गया। एक भारी गदा उसके कंधे पर लगी, जिससे वह घुटनों के बल नीचे गिरा। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और उसी के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश की। सामने से राव देवा हाड़ा के सैनिकों ने एक साथ हमला किया। बुंदा ने अपनी बची हुई पूरी ताकत से एक अंतिम प्रहार किया। अचानक पहाड़ों से उठी तेज आंधी ने पूरे युद्ध क्षेत्र को धुंधला कर दिया। जब धूल छंटी तो वहां केवल बुंदा की तलवार जमीन में धंसी हुई मिली। कुछ योद्धाओं ने उसे पहाड़ों की गुफाओं की ओर जाते देखा, तो कुछ ने उसे उसी स्थान पर शहीद होते महसूस किया। युद्ध भूमि में सन्नाटा पसर गया। राव देवा हाड़ा के सैनिक उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां केवल खाली चट्टानें थीं। बुंदा मीणा का शरीर कहीं नहीं मिला। उसकी तलवार का मूठ अभी भी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसे वह आज भी पहरा दे रहा हो। युद्ध की धूल बैठने के साथ ही बूंदी की पहाड़ियों पर एक नए युग की आहट सुनाई देने लगी। राव देवा हाड़ा ने उन चट्टानों पर अपनी सत्ता की नींव रखी, जहां कुछ समय पहले तक संघर्ष की गूंज थी। मजदूरों की छेनी और हथौड़ों की आवाजें अब पहाड़ों में गूंजने लगीं। पत्थरों को काटकर विशाल बुर्जियां खड़ी की गईं, जो दूर से ही आने वाले हर व्यक्ति को नए शासक की शक्ति का एहसास कराती थीं। राव देवा ने उन रास्तों को चौड़ा किया और किले के भीतर भव्य महलों का निर्माण शुरू करवाया। कारीगरों ने पत्थरों पर जटिल नक्काशी की, जिससे किले की दीवारें एक अभेद्य दुर्ग में बदल गईं। दिन रात काम चला और देखते ही देखते पहाड़ियों के बीच एक नया नगर आकार लेने लगा। पानी के स्रोतों को व्यवस्थित किया गया। राव देवा हाड़ा के आदेश पर बूंदी को एक भव्य राजधानी का रूप दिया गया। महलों के झरोखों से अब अरावली की पहाड़ियां एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देती थीं। राव देवा हाड़ा की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और बूंदी का किला अब उस शक्ति का प्रतीक बन गया था, जो आने वाली सदियों तक अडिग रहने वाली थी। आज जब आप बूंदी के किले की ऊंची बुर्जियों पर खड़े होकर नीचे की घाटियों को देखते हैं, तो पत्थर की खामोशी में एक अलग ही स्पंदन महसूस होता है। राव देवा हाड़ा के भव्य महलों की नक्काशी भले ही आंखों को चकाचौंध कर दे, लेकिन ठंडी हवाएं कुछ और ही कहती हैं। जब भी ये हवाएं अरावली की तंग दरारों से होकर गुजरती हैं, तो उनमें एक गूंज सुनाई देती है। यह गूंज किसी विजेता की जयकार नहीं, बल्कि उस रक्षक की पदचाप है, जिसने इस मिट्टी को अपनी पहचान दी थी। आप उन गलियों में चलें या किले की प्राचीर को छुएं, वहां बुंदा मीणा की वीरता की गाथा आज भी जीवित है। यह इतिहास केवल उन लोगों का नहीं है जिन्होंने सिंहासन जीते, बल्कि उन लोगों का भी है जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। बूंदी का हर पत्थर, हर कोना उस संघर्ष का गवाह है, जो जीत और हार की परिभाषा से कहीं ऊपर उठ चुका है। हवाओं का यह शोर बताता है कि बूंदा मीणा कहीं गया नहीं है, वह इस पूरी घाटी की रगों में बहता है। इतिहास के पन्नों में भले ही उसका नाम धुंधला पड़ गया हो, लेकिन बूंदी की फिजाओं में वह आज भी अपनी सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है। यह शहर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस अटूट संकल्प का प्रतीक है जो काल के थपेड़ों के बावजूद मिट नहीं सका। बूंदी की तंग गलियों में कदम रखें तो पत्थरों के बीच से गुजरती उन परछाइयों को महसूस करें जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं है। यह शहर केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि उन अनगिनत हाथों का श्रम है जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। जब आप इन पुरानी दीवारों को छूते हैं, तो उन गुमनाम नायकों का लहू आज भी इन पत्थरों की दरारों में स्पंदित होता महसूस होता है। इतिहास अक्सर विजेताओं की जयकार लिखता है, लेकिन असली गाथाएं उन लोगों की होती हैं जिन्होंने हारकर भी अपनी पहचान को समय की धूल से बचा लिया। उन गुमनाम रक्षकों को याद करें जिन्होंने अपनी पहचान को इस शहर की नींव में मिला दिया। उनकी वीरता किसी सिंहासन की मोहताज नहीं है। आज जब आप इन गलियों से गुजरते हैं, तो हर मोड़ पर उनका संकल्प जीवित है। इतिहास सिर्फ राजाओं की विजय नहीं, बल्कि उन गुमनाम नायकों की अमरता है